नरेशन, नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन कितने प्रकार का होता है, एक नरेशन से दूसरे नरेशन में कैसे परिवर्तन किया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है, एक सेंटेंस को, एक नरेशन जो आपका डायरेक्ट नरेशन होता है वो कुल कितने प्रकार के सेंटेंसेज में आ सकता है, उन सेंटेंसेस के अलग अलग परिवर्तन के नियम क्या हैं, इन सभी को क्या आपने पढ़ा है बच्चों। लास्ट वीडियो में आप सभी को इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चाएं की गई हैं कि नरेशन कहते किसे हैं, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद नरेशन जो आपका डायरेक्ट नरेशन था वह कितने वाक्यों में बनाए जाते हैं, उन वाक्यों को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, इन सभी की विस्तृत चर्चा आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में कराई जा चुकी है बच्चों। आज की वीडियो में हम सभी करेंगे नरेशन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन नरेशन, बेस्ड ऑन नरेशन, नरेशन पर आधारित हम एक्सरसाइज करेंगे बच्चों आज की क्लास में। ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन नरेशन। तो बच्चों आज हम जानेंगे नरेशन पर आधारित एक्सरसाइज के बारे में। तो नरेशन में बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में आपको नियम बताए गए थे, चूंकि देखिए रिपोर्टिंग और जो परिवर्तन संबंधी नियम है वो तो आपको सारे में लागू होंगे असर्टिव में। उसके बाद अलग अलग फ्रेज में अलग अलग रूल लगाए गए हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस में रूल तब जब टेंस में परिवर्तन करना होगा, असर्टिव सेंटेंस में रूल तब जब पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन करना होगा, असर्टिव सेंटेंस में रूल तब जब इनके नियरनेस वर्ड में परिवर्तन करना होगा। तो बच्चों इन सभी को आज हम अपने एक्सरसाइज के माध्यम से जानेंगे। लास्ट वीडियो में हम सभी ने टेंस संबंधित कर लिया था, तो आज हम टेंस एंड प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन संबंधी नियम और नियरनेस वर्ड संबंधी नियम, इन तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। जैसे बच्चों हेडिंग बना लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस 1 दिया गया है आपको, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू, He said to me, I don't believe you। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो हमें करना क्या होता है, हमारे पास रूल निकल के आते हैं सबसे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तन करना होता है। तो हम इसको लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ही सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो बन जाएगा ही। अब डू नॉट क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ही डिड नॉट बिलीव, ही डिड नॉट बिलीव। अब उसके बाद क्या है बच्चों, यू, यू देखिए ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है। तो यू को देखिए इसका प्लेस क्या है, तो वर्ब के बाद हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस है तो यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार। यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। और जब मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी ही होता है, तो बिलीव मी। तो ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम इसका नरेटर बदल दें, नरेटर अगर हम बदलते हैं इसका नरेटर मान लेते हैं, हम अब की बार नरेटर ले लेते हैं सी, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेंटेंस वही रखते हैं, आई डोंट बिलीव यू, आई डोंट बिलीव यू। तो अब देखिए इसको हम बना देते हैं, सी सेड टू क्या हो जाएगा, फिर से सी का, सी टोल्ड
मी दैट, ये तो आपका एज यूजुअल रहेगा, सी टोल्ड मी दैट। अब देखिए आई किसके अनुसार बदलेगा, सी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा सी। देखिए यहां पे ही के अनुसार बदला था तो ही हो गया था, यहां सी के अनुसार बदल रहा है तो सी, तो आई। अब डू नॉट का फिर से आई का सी हो गया, तो अब डू का डिड नॉट या डिडंट भी कर सकते हैं इन शॉर्ट, तो बन जाएगा सी डिड नॉट बिलीव, सी डिड नॉट बिलीव। अब यू सेकेंड पर्सन हिम के अनुसार, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो सी डिड नॉट बिलीव हिम, सी डिड नॉट बिलीव हिम। अगला बनाएंगे हम, चलिए अब हम अपना नरेटर फिर से बदल लेते हैं, तो इस बार नरेटर होगा हमारा आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। तो अब क्या लिखेंगे, फिर से वही सेंटेंस, आई डोंट आई डोंट बिलीव यू। अब देखिए इसको जब चेंज करेंगे बच्चों हम, तो अब सेट टू को फिर से टोल्ड कर देंगे आई के साथ, तो बन जाएगा आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब देखिए आई किसके अनुसार बदलेगा, आई के अनुसार, तो आई के अनुसार बदलेगा तो आई ही रह जाएगा, आई डिड नॉट बिलीव हिम। अगला नरेटर हम बदल लेते हैं, अब की बार नरेटर कर लेते हैं सपोज करिए सेंटेंस है आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, आई डू नॉट बिलीव यू। तो इसको हम बना लेंगे, अब देखिए आई सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, आई टोल्ड, यू का यू दैट, आई किसके अनुसार बदलेगा, आई के अनुसार, तो बन जाएगा आई डिड नॉट बिलीव यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट भी यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू ही। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका एक ही सेंटेंस यहां पर दिया गया था, मैंने एक ही सेंटेंस को फॉलो किया है, ये he did not believe me हो गया, he did not believe me, यहां पे हो गया she did not believe him, यहां हो गया I did not believe him, यहां हो गया I did not believe you। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन बदलते रहते हैं आपके रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग क्लास जैसा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही यहां पे परिवर्तन हम करते रहते हैं। तो बच्चों ये तो था आपका पर्सनल प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का। अब बच्चों देखिए सेकेंड पर्सन वाक्य में तीन तरीके से आते हैं। पहला, क्योंकि देखिए सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको परिवर्तन कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप उसमें परिवर्तन सीधे कर देते हैं। इन केस अगर ऑब्जेक्ट ना हो, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो कुल आपके पास तीन स्थितियां बनती हैं। उन तीन स्थितियों को आज हम बारी बारी से एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद चलिए इसको जल्दी से नोट कर लें बच्चों। तो चलिए अगर आपने नोट कर लिया हो तो बच्चों तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे ऑब्जेक्ट ना हो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को कैसे सॉल्व करते हैं।
ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा और साथ ही उनके कुछ स्पेशल केसेज होंगे। स्पेशल केस आपको बताया गया था ऑब्जेक्ट न होने पर, ऑब्जेक्ट न होने पर ये केस यहां पर है ऑब्जेक्ट न होने का, एक केस यहां पर है ऑब्जेक्ट न होने का। उसके बाद चूंकि ऐसे वाक्यों में एक ऑप्शन था वोकेटिव केस का, हम यहां पे उसको मेंशन करना चाहेंगे। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस हम इसे हिंदी में जानते हैं संबोधन कारक के नाम से। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यदि आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो दिए गए वोकेटिव केस को हम इनडायरेक्ट स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कैसे? टीचर सेड यू आर वेरी केयरलेस बॉय। मोहन, ये मोहन क्या है? आपका वोकेटिव केस है। ये वाक्य के अंत में भी आ सकते हैं और वाक्य के आरंभ में भी आ सकते हैं। तो अब देखिए इसको हम बनाते हैं टीचर टोल्ड मोहन, ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टीचर टोल्ड मोहन दैट, अब यू बदलेगा किसके अनुसार? मोहन के अनुसार। यू बदलेगा किसके अनुसार? मोहन के अनुसार। दैट ही, टीचर टोल्ड मोहन दैट ही, अब आर है तो वाज वेरी केयरलेस बॉय, ही वाज वेरी केयरलेस बॉय बन जाएगा टीचर टोल्ड मोहन दैट ही वाज वेरी केयरलेस बॉय। अगला ही सेड टू मी जेंटलमैन, ऑब्जेक्ट भी आया है, वोकेटिव केस भी आया है। वोकेटिव केस आया रहता था तो उसको ऑब्जेक्ट बना देते थे। अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आया है तो क्या करेंगे? तो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आएज प्लस वोकेटिव केस कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच। आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कब ये कब लगता है बच्चों? ये आपका लगता है जब वोकेटिव केस और ऑब्जेक्ट दोनों आए हो, तो वोकेटिव केस और ऑब्जेक्ट दोनों आए हो तो एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट, एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट, एड्रेसिंग लिखेंगे एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट, एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट एज, सॉरी एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने क्या है? मी है। एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने क्या है? मी। एज वोकेटिव केस, वोकेटिव केस क्या है? जेंटलमैन। एड्रेसिंग मी एज जेंटलमैन। अब देखिए, अब आपका नरेशन में से, डायरेक्ट नरेशन में से जेंटलमैन हट गए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? इसको जनरली अपना यूजुअल इनडायरेक्ट बना सकते हैं। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, यू माने सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन माने मी, दैट आई, स्पीक माने स्पोक, स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट स्पोक। आई स्पोक वेरी वेल, वेरी वेल, आई स्पोक वेरी वेल। एड्रेसिंग मी एज जेंटलमैन ही टोल्ड मी दैट आई स्पोक वेरी वेल। ओके बच्चों, तो ऐसे वाक्यों का अब आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब हम टाइप थर्ड देखते हैं। टाइप थर्ड है आई सेड टू अशोका, अशोका यू आर ग्रेट। अब देखिए यहां पे आपका अशोका ऑब्जेक्ट भी है और अशोका वोकेटिव केस भी। आपको इग्नोर नहीं करना है, आप दोनों एक है तो इग्नोर कर देंगे, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके पास रूल है, वो रूल क्या है? रूल आपका बन जाता है, देखिए यहां पे जैसे ये इतना है ना, ये इतना ना होकर के क्या हो जाता है? केवल एड्रेसिंग प्लस, अब चाहे तो ऑब्जेक्ट कर लीजिए चाहे तो वोकेटिव केस कर लीजिए, एड्रेसिंग वोकेटिव केस कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आपको जो एड्रेसिंग ऑब्जेक्ट एज इतना सब कुछ नहीं करना होता है। क्यों? एड्रेसिंग अशोका
आई सेड क्या करते हैं। अब देखिए यहां पर एक ऑप्शन और आता है आपके पास, एड्रेसिंग अशोका आई टोल्ड अशोका करें या सीधे एड्रेसिंग अशोका आई सेड। यहां पर भी आप, अगर आपकी इच्छा नहीं है ही टोल्ड मी लिखने की तो आप मत लिखिए, आप सीधे ही सेड दैट कर सकते हैं। ही सेड दैट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होने वाला बच्चों। आप इसको ही टोल्ड मी लिखेंगे तब भी उतना ही सही होगा जितना ही सेड लिखने पे सही होगा। हाँ, ही सेड टू नहीं लिख सकते हैं आप, या तो केवल ही सेड लिखिए या तो ही टोल्ड मी लिखिए। वैसे यहां पे आप आई सेड लिखिए या आई टोल्ड अशोका लिखिए। आई टोल्ड अशोका दैट, अब अशोका यू किसके अनुसार, अशोका के अनुसार, तो बन जाएगा ही, आर तो वाज ग्रेट, ही वाज ग्रेट। ओके बच्चों, अब टाइप 4, टाइप 4 की अगर बात करेंगे हम तो टाइप 4 में दिया है आई सेड आई कैन हेल्प यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है लेकिन रिपोर्टिंग क्लास में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और हम इसको हमेशा बदलते किससे हैं, ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो क्या होगा बच्चों, तो ध्यान से समझ लेंगे कि ऐसी स्थिति जब भी बने बच्चों तो आपको ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ता है, मान लेना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ता है, मान लेना पड़ता है। हम इस स्थिति में सदैव ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, और मानने में क्या मानते हैं, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का वोकेटिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। अगर फर्स्ट पर्सन दिया सब्जेक्ट है, अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो थर्ड पर्सन मान लेते हैं, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो अब देखिए क्यों होता है ऐसा, आप पूछ सकते हैं कि हम केवल और केवल मी या हिम हर को ही क्यों मानते हैं, अध्ययन को ही क्यों मानते हैं, अन्य कुछ और क्यों नहीं मानते हैं। तो बच्चों इसका सिंपल सा रूल ये है, हमें पता है हमारे पास कुल पर्सन कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो प्रथम पुरुष होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, आपका वक्ता होता है, स्पीकर होता है। अगर वो स्पीकर है और उसके बाद जो आपका सेकंड पर्सन होते हैं, कुल मिलाकर 3 पर्सन बनते हैं। आपका फर्स्ट पर्सन होता है, एक होते हैं स्पीकर, एक होते हैं लिसनर, एक होते हैं सब्जेक्ट। तो भाई अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो सुनने वाले आप हैं, सुनने वाले आप हैं, और जिस विषय में मैं बात कर रहा हूं वो ये है। तो मैं स्पीकर, आप लिसनर और ये सब्जेक्ट। और अगर आप बोल रहे हैं तो मैं लिसनर बनूंगा, आप स्पीकर हो जाएंगे, तब इसके बारे में बात होगी। तो हमेशा तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई कन्वर्सेशन है तो उस कन्वर्सेशन में तीनों का आना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम और आप बात कब करेंगे, जब कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा तब। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट नहीं, जब तक कोई टॉपिक नहीं आएगा तब तक तो हमारी और आपकी बात होगी नहीं, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप कुछ सुनेंगे नहीं, या आप कुछ कहेंगे नहीं, मैं कुछ सुनूंगा नहीं। तो तीनों का होना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए आई है तो मैंने कहा, मैंने कहा, अब मैंने तो हो गया, मैंने तो कह लिया। अब उसके बाद फर्स्ट पर्सन बीत गया, अब बचा तुम भी आ गया है, वहां पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो ऑलरेडी दिया गया है, यू भी आ गया है, बचा कौन है, थर्ड पर्सन का ही तो बचा है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऐसे ही दिया रहता है तो एक तरफ ही है, एक तरफ यू है, बचा कौन है, आई फैमिली का बचा है, तो ऑब्जेक्टिव केस मी मान लेते हैं। तो बच्चों यही इसका फंडा होता है। तो अब बना लेंगे इसको, आई told him that, I told him that। अभी आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, आई के अनुसार, I told him that I could help you, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या आपने माना है, हिम, तो हेल्प हिम।
आई कुड हेल्प हिम। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं आई टोल्ड हिम दैट आई कुड हेल्प हिम। तो आप इसको बड़ी ही आसानी से समझ पा रहे होंगे बच्चों। अभी ऐसे ही देखिए यहां पर जो जेंटलमैन है वहां पर आपके बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। आप सभी इसको अच्छे से करेंगे, समझेंगे, जानेंगे बच्चों। तो फिलहाल ये तो था आपका असर्टिव सेंटेंस के नरेशन पे एग्जांपल्स। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे बच्चों। क्या हम आपको आगे भी इसी तरीके से अगर एक्सरसाइजेस आप चाहते हैं तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर आपके लाइक बताएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियोस कंटिन्यू होंगी, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे बच्चों तो इस वीडियोज हम आपको एक्सरसाइजेस पर देना बंद कर देंगे बच्चों। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके आगे की चर्चाएं करेंगे। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे बच्चों।